मैक्सिमम हम क्या देखते हैं जी कि मेरे पड़ोसी ने शुरू कर दिया चूना डालना, मैं भी डालूं। चूना अगर हमारे लिए वरदान है तो अभिशाप भी है। इतना जरूरी है चूना और इतना दुश्मन है, दोनों ही है। पहली बात आपको ये पता होना चाहिए कि आप चूना क्यों डाल रहे हैं। कभी भी देखा देखी में ना डाले, ये बहुत खतरनाक हो सकता है आपके लिए। और दूसरी बड़ी बात, आपको चूने का ज्ञान होना चाहिए कि आप चूना कौन सा डाल रहे हो, किस मकसद से डाल रहे हैं। चूना डाला जाता है पीएच को मेंटेन करने के लिए। मान लो आपका पीएच डाउन है, पीएच के माप की इकाई हमारे पास 6.5 से 7 के आसपास होना चाहिए हमारा पीएच। अगर पीएच डाउन है आपका 4.5 है, 5 है, तो उसको बढ़ाने के लिए एक चूना आता है, उसको बोला जाता है डोलोमाइट लाइम, डोलोमाइट चूना। और पीएच अगर हाई है तो पड़ेगा जिप्सम लाइम, जिप्सम। कभी भी ऐसा नहीं करना कि हर कोई डाल दिया, दिक्कत आएगी, पीएच गड़बड़ हो जाएगा, फिर दिक्कत आएगी आपकी। तो चूना हमेशा जांच के ही बाद पड़ता है, अदरवाइज अंकल नहीं पड़ता है। ना डाले, पहले जांच करें उसके बाद डालें। जीरो बजट फार्मिंग का क्या महत्व है इसमें? देखो जी, में जीरो लागत फार्मिंग सॉइल स्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने के लिए एक बेहतर विकल्प है हमारे पास। क्योंकि मैक्सिमम सेकंड थर्ड जनरेशन में हम बागवानी करने लगे, सॉइल स्ट्रक्चर हमारा खराब हो गया है केमिकल से, तो उसको रिवाइव करने के लिए जीरो लागत बहुत अच्छा ऑप्शन है, बहुत अच्छे परिणाम उसकी। जो आत्मा प्रोजेक्ट, जब से ये जीरो लागत चली, आत्मा प्रोजेक्ट जो सरकार का, उसका मैं भी स्थायी मेंबर हूँ, मैं भी मीटिंग अटेंड करता हूँ, मेरे अंडर भी है, मैं एग्रीकल्चर के अंडर है, वो एग्रीकल्चर के कैंप्स में भी मैं लगाता हूँ शिमला के अंदर। तो मगर जो बाकी है उसके लिए अभी ऊपर के लिए एक्चुअल में बीमारी डिजीज मैनेजमेंट नहीं हो पा रही है उस खेती में, सिर्फ सॉइल स्ट्रक्चर इंप्रूव हो सकता है। जीवामृत डाल दो, जो मर्जी डाल दो। आज गौमूत्र की बात हो रही है, आज लस्सी की बात हो रही है, आप फलानी चीज़ की, ये चीज़ें तो मैं सन 2000 से डाल रहा हूँ, तब तो कुछ भी नहीं था, हम तो बड़े पहले से डालते जी ये चीज़ें। बोलता क्या है जी, एक स्मार्ट फार्मर क्या बोलता है, जो चीज़ हमारे को, आपको पता है गौमूत्र में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन है, ठीक है जी। सेकेंडरी वो क्या है जी, एक तरह की एंटीबायोटिक है, ये तो हमारे को पता है। फ्री का चीज़ है, स्प्रे करते रहो। वो तो हम भी दो स्प्रे तो मैंने बहुत बार किए, 3 भी किए। लस्सी भी हम डालते हैं उसमें पहले से ही, तो बहुत पहली चीज़ है जी, उसको आप सॉइल स्ट्रक्चर इंप्रूव करने के लिए डाल सकते हैं। मगर डिजीज, फंगल मैनेजमेंट और पेस्ट मैनेजमेंट में अभी वो कारगर नहीं है इतना। और हमारे को नेचुरल और केमिकल में कॉम्बिनेशन बिठाना पड़ेगा, एक ही चीज़ पॉसिबल नहीं है। अगर डालनी है तो मिक्सिंग करके डालना पड़ेगा, जहाँ जो चीज़ की ज़रूरत है वो डालनी पड़ेगी। 100% आप नेचुरल फार्मिंग पे ना जाए, क्योंकि अभी नहीं है जैसी कोई सक्सेस स्टोरी उसकी, इसीलिए आप इसको थोड़ा सा अवॉइड करें। हाँ, सॉइल स्ट्रक्चर के लिए बढ़िया जी, और बीच बीच में आप स्प्रेज करते रहेंगे, वो भी बढ़िया रहेगा। सेल डिवीजन देखो जी, सेल डिवीजन किस चीज़ से होता है, न्यूट्रिशन से होगा ना जी। तो न्यूट्रिशन आप उसमें कम मात्रा में होगा, केमिकल में हाई मात्रा में होगा। अब तो पीजीआर का ज़माना आ गया, 6 भी सबसे ज़्यादा सेल डिविजनर है, कैल्शियम करेगा, बोरॉन करेगा, नाइट्रोजन करेगा, सब करेगा। मगर हम वो न्यूट्रिशन तो डाल रहे हैं ना जी। मगर जो आप सेल डिवीजन की बात कर रहे हैं, साइज़ की बात करें, क्वालिटी की बात करें, मैक्सिमम हमारे को तो ये समझना पड़ेगा, पहले तो आपको बैलेंस क्रॉप लेनी पड़ेगी, आपको वेजिटेशन में काम करना आना चाहिए। ग्रोथ लेना बड़ा चैलेंज होता है, मरे पौधे में ग्रोथ लाना चैलेंज होता है, और ग्रोथ वाले पौधे में कंट्रोल करना बड़ा चैलेंज होता है। तो जिस दिन आप प्रूनिंग और ट्रेनिंग प्रोग्राम और बैलेंस न्यूट्रिशन के बारे में जानते हैं, उससे आप ये चीज़ कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। और जब हैवी क्रॉप लग जाए तो फ्रूट थिनिंग पे ज़्यादा जाओ, लाइट पेनिट्रेशन प्रॉपर होनी चाहिए, सेल डिवीजन तब भी बेहतर होगी, हर चीज़ से बेहतर होगा। और वेजिटेशन में ज़्यादा एनर्जी जाने से भी हमारा गुणवत्ता डाउन आती है जी। तो सेल डिवीजन भी सब चीज़ें होगी, मगर एक सिस्टम बिठाना पड़ेगा जी दोनों चीज़ों में। पेड़ मर रहे हैं, रूट रॉट और देखो जी, रूट रॉट और जब भी पीएच डाउन होता है मिट्टी का तो फंगल डिजीज फैलते हैं। जैसे ही पीएच राइज होगा तो बैक्टीरियल ज़्यादा फैलते हैं। तो जैसे ही रूट रॉट फंगल डिजीज फैलने लगे तो मतलब आपका पीएच का गड़बड़ है, पीएच डाउन है आपका। एक तो पीएच मेंटेन करो, दूसरी बड़ी बात है अगर मॉइस्चर ज़्यादा हो तब भी रूट रॉट आता है। तीसरी बड़ी बात है जी, जो हमारे खोदने की प्रक्रिया है ना जी, जैसे मान लो एक पौधे में रूट रॉट आया, और ये मैक्सिमम बीमारियां कहाँ से आती है जी, नर्सरी से। जब आप नर्सरी से पौधा लेते हैं
तो जब आप नर्सरी से पौधा लेते हैं एटलीस्ट उसको ब्लाइटॉक्स से वगैरह में उसको डिप करके उसको थोड़ा सा सैनिटाइजेशन की ओर उसमें एंटीबायोटिक भी आप डाल सकते हैं। उसके बाद मान लो बीमारी आ गई, उसके बाद हम क्या करते हैं जी, तौलिया बनाते हैं। जब आप तौलिया बनाते हैं तो जो कसी होती है ना जी, कसी में मिट्टी चिपकती है, तो आप यहाँ से दूसरे में गए तो वो यहाँ से फिर पीछे से आपने टीलर चला दिया तो वो तो यहाँ की मिट्टी वहाँ फेंक देगा, तो वो सारे में ही चला जाता है। पानी ना रुके, एक अच्छा ढलान हो, जमीन में हल्का सा ढलान हो कि जो पानी और मैक्सिमम जो है जी पौधे अंदर लग गए हैं, ऊपर से वो गांठें दब गई है, जड़ें नीचे रह गई, मिट्टी का ढेर आपने तौलिया वो बनाते हैं ना अरे पर से इकट्ठा करके, वो ढेर इतना हो जाता है मिट्टी का, तो जड़ें यहाँ नीचे होती है और ऊपर से ढेर है, ऊपर से गर्मी पड़ी नीचे मॉइस्चर हुआ तो ह्यूमिड कंडीशन बनती है जी, फंगस तो ह्यूमिडिटी में फैलेगी। तो जब आप रूट सिस्टम ऊपर ही रखेंगे ना, मतलब बेड रेज करके, जैसे ये मिट्टी है यहाँ ऊपर आपने बेड रेज किया है, जड़ें जब ऊपर ऊपर फ्लोट करेगी तो ये अल्ट्रावेटिक रेज से जो सूर्य किरणें से उसे वो सैनिटाइज भी होती रहती है, क्योंकि सूरज की किरणें मारती है ना जी उसको ज़्यादा, तो आपके प्लांटेशन में भी दिक्कत है। और जो कस्सी मारते हैं ना जो आप तौलियों में घस्सा मार के पीछे, वो डैमेज कर देते हैं हम पौधे को, तो वहाँ से जैसे ही घाव पड़ा वहीं से फंगस ज़्यादा एंटर होती है जी। और रूट बोरर और रूट रॉट का चोली और दामन का साथ है जी, पहले एक चीज़ आएगी फिर दूसरी आएगी, उसीलिए हमने अंदर के भाग को छेड़ना नहीं। और जितना आप कम करेंगे, और बाहर सिर्फ आप करो, अगर घास उगता है मल्चिंग कर लो, घास की मल्चिंग कर लो, घास नहीं है तो आप मल्चिंग शीट या मैट बिछा लो। सर एक समस्या मेरे को लगता है कि मेरी केले की नहीं एक समस्या हुई है, से पहले पत्ता गिरना, इसका हल क्या है और देखो जी, सबसे पहले तो आप एक चीज नोटिस कर लेना, जिस दिन आपके बगीचों में पत्ती आनी शुरू होती है, आपके सामने कैलेंडर सबके पास है, मार्क कर दो कि फलानी डेट को हमारी पत्ती आनी शुरू हुई है। उस डेट से लेकर 60 से 65 दिन तक, 60 से 65 दिन तक कोई भी पत्तों की बीमारी पेड़ में नहीं आती, सिर्फ एक पाउडरी मिल्ड्यू आती है जिसके लिए आप स्प्रे करते हैं। ठीक है जी। अब बात आती है कि आपने कैसे करना है। सबसे पहला कदम उठाना जी आजकल सर्दी की फ्लोर मैनेजमेंट से लेकर प्लांट मैनेजमेंट तक। आपने भी पीछे मेरी वीडियो देखी होगी जिसमें मैंने बताया था जी आजकल कास्टिक सोडे की आप स्प्रे कर सकते हैं 1.5 किलो 200 लीटर पानी के साथ। अभी आप स्प्रे करेंगे, कुछ स्प्रे नीचे भी गिरेगी, उसके बाद लगभग 15 से 20 किलो यूरिया आप एक ड्रम में मिक्स करेंगे, पावर स्प्रे स्टार्ट करेंगे और गन से पूरी मिट्टी में स्प्रे मार देंगे। उससे क्या होगा जी, जो फंगस है वो कहाँ रहती है, पत्तों में, वो ये क्या हो जाएगी, यूरिया से डिकम्पोस्ट सड़ जाएगी। या सारे पत्तियां इकट्ठी करके एक गड्ढे में डालो, ऊपर से वेस्ट डिकम्पोजर डाल दो या यूरिया ही उसके ऊपर गिरा दो, वो गड़ के खाद बन जाएगा। पहली बीमारी कंट्रोल आ गई आपकी सर्दी में। कई लोग उसके बाद लाइम सल्फर की स्प्रे कर सकते हैं जनवरी में, जब आप उसकी भी स्प्रे करें तो उससे भी कंट्रोलिंग आएगी। फिर बड़ी बात आती है जी पतझड़। पतझड़ अल्टरनेरिया और मार्सोनिना मैक्सिमम 2 ही ऐसी चीज़ें हैं ज़्यादातर जो हमारे पौधे को पत्तों को ख़राब करती है। उसमें अल्टरनेरिया ज़्यादा खतरनाक नहीं होता। अल्टरनेरिया में अपने ब्राउन से स्पॉट पड़ते हैं, देखो पड़ते हैं ना जी। और मार्सोनिना जब वो पीलापन की ओर जाता है, देखो जी फंगस को मारने के लिए कैसे मरेगी जी फंगस, फंगीसाइड से मरेगी ना जी। तो जो फंगीसाइड है वो अब तो 3 तरह की बोलूँगा मैं, एक कॉन्टैक्ट, एक सिस्टेमेटिक, एक आपने देखा होगा ब्रॉड स्पेक्ट्रम करके आती है, 3 तरह की आती है। तो जब आप स्टार्टिंग फेज में स्प्रेज करते हैं, चाहे आप बेबिस्टीन की करते हैं, कई लोग रोको डालते हैं, कई लोग माइक्लो बुटालिन डालते हैं जो इंडेक्स वगैरह भी आती है नाम से, तो जो ये चीज़ें है जी उसको करते हैं आप स्टार्टिंग फेज में। जब आपके प्री मानसून आता है जी, पहला मानसून शावर होता है, तब तक क्या होता है जी, देखो गर्मी पड़ती है, धरती बिल्कुल गर्म होती है, और जैसे ही पहला शावर आता है तो ह्यूमिडिटी आती है। तो जो फंगस है ना जी वो ह्यूमिडिटी में ज़्यादा फैलती है। तो जब वो 60-65 दिन होते हैं ना जी, तो फंगस
आना शुरू हो जाती है।